और ये जो एबनॉर्मल मोलर मास आया बिना आई का यूज किए, इसको एबनॉर्मल क्यों कहते थे? तो आगे लिखिए कि दिस theoretical या theoretically calculated molar mass of solute is not equal to its actual molar mass, not equal to its actual molar mass. Therefore, इसीलिए कहा जाता था called abnormal molar mass. अभी एक काम करेंगे हम लोग इस पर। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स का मोलर मास को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बिना आई का यूज किए हुए, तब जो वैल्यू मिलता है वही होता है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल क्यों होता? क्योंकि ये एक्चुअल के बराबर नहीं पाया गया। जैसे एक एग्जांपल ले लो, वही क्वेश्चन देते हैं कि when 5.85 gram NaCl when dissolved in 100 gram water, the elevation of boiling point is found to be 1.04 Kelvin. Find molar mass of NaCl and Van 't Hoff factor. तो आप कहिएगा कि डेल्टा टीबी का वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है 1.04 केल्विन। यह है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1.04 केल्विन। तो वैल्यू सीधे हम फॉर्मूला को पर पुट कर दिए, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, वाटर का केबी 0.52 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास निकालना है एम सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो कर दीजिए इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम वाटर है। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो मोलर मास m इक्वल टू 0.52 इंटू 5.85 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1.04। ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो वैल्यू कितना आ गया? 10 से गुना कर दीजिए तो 58.5 डिवाइडेड बाई 2 तो आ गया 29.25। अब ये जो वैल्यू आ गया, NaCl का मोलर मास, यही निकला मोलर मास ऑफ NaCl इक्वल टू 29.25। थ्योरेटिकली NaCl का मोलर मास होता है 23 प्लस 35.5 यानी कि 58.5। और ये जो मोलर मास निकाले हम लोग, ये हम लोग निकाले ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें आया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1.04। और देखिए यहाँ जो कैलकुलेशन किया गया है इस इक्वेशन में आई को यूज नहीं किया गया। तो आई को यूज नहीं किया गया और एक्सपेरिमेंट से जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मिला है उस बेसिस पर NaCl का मोलर मास निकाला गया, आया 29.25।
और थियोरेटिकली हम लोग तो जानते ही हैं कि 58.5 होता है। दिस मीन्स देखिए बराबर तो है नहीं, तो यही हो गया। Therefore, this 29.25, which is molar mass of NaCl, is called abnormal molar mass. और ये है इसका theoretical molar mass। तो इस theoretical और abnormal से भी Bandt of factor I को निकाला जाता है। तो I इक्वल टू, अभी कुछ देर पहले लिखे थे, theoretical molar mass, M for molar mass, THEO theoretical divided by molar mass experimental, या इसी को कह सकते हैं मोलर मास जो एक्चुअल है डिवाइडेड बाय मोलर मास एक्सपेरिमेंटल जो क्या आ रहा है एबनॉर्मल। तो जो एक्चुअल है उसको आप लिख दीजिए मोलर मास नॉर्मल। तो मोलर मास नॉर्मल डिवाइडेड बाय मोलर मास एबनॉर्मल, दिस इज आल्सो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ Bandt of factor फॉर NaCl, जो यहाँ पर डिस्कशन से आया। दो क्वेश्चन था ना इसमें कि फाइंड मोलर मास, तो मोलर मास तो आ गया 29.25, जो क्वेश्चन में दिया है उस बेसिस पर निकालने के लिए 29.25 आ गया। और फिर है क्वेश्चन निकालो Bandt of factor। तो Bandt of factor का फॉर्मूला है थ्योरेटिकल मोलर मास बाय एक्सपेरिमेंटल या नॉर्मल बाय एबनॉर्मल। तो नॉर्मल कितना है 58.5 और एबनॉर्मल आया है 29.25। तो अगेन आई का वैल्यू आ गया 2। सॉल्यूट्स दो तरह का, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू 1 होता है, इलेक्ट्रोलाइट का के लिए आई का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, यही आ जाता है इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड जो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्लास में बैठ करके। और जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स हो तो उस केस में एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जब ये इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल बनाने के लिए हम लोग क्या करते कि इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंटल है इसको इक्वल बनाना है थ्योरेटिकल के, तो उस थ्योरेटिकल वैल्यू में आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इधर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आई का वैल्यू 1 है, तो इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा भी तब तो यही वैल्यू रह जाएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला में चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है फॉर्मूला? तो इसके लिए लिखते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट हो तो कहते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू आई इंटू एक्स बी। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। तो इधर लिखते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम।
और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू MRT, और इधर लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू I इंटू MRT। I कैसे निकालते हैं? तो I निकालते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन को ही कहते हैं टेकन वैल्यू। और कैसे निकालते हैं आई? तो निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कैसे निकालते हैं? लास्ट जो अभी सीखे थे फॉर्मूला, कि थ्योरेटिकल मोलर मास यानी कि उसको कहते नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अभी तक हम लोग ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे थे, ऐसा सॉल्यूट ले रहे थे जो इलेक्ट्रोलाइट हो। इलेक्ट्रोलाइट हो मतलब डिसोसिएट होता हो। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कुछ सॉल्यूट्स ऐसा भी होता है जो डिसोसिएट नहीं होता है, एसोसिएट हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। डिसोसिएट मतलब टूट जाना, और एसोसिएट होना का मतलब मिल जाना। तो ऐसे सॉल्यूट्स के लिए भी ये जो फॉर्मूला है I इंटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, I इंटू एक्स बी, आई इंटू के बी इंटू एम, आई इंटू के एफ इंटू एम, यही फॉर्मूला अप्लाई होता है ऐसे सॉल्यूट्स के लिए भी जो एसोसिएट होता है। लेकिन वहां पर I का वैल्यू क्या होगा और डिसोसिएट हो रहा है तो I का वैल्यू क्या होगा, ये सब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।